वेलकम टू सिनॉप्सिस आइज प्रोग्राम मोहम्मद जिया एंड हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज का ये 8वां लेक्चर। लास्ट लेक्चर में वी वर टॉकिंग अबाउट द नक्सलाइट मूवमेंट एंड नक्सलाइट रिबेलियन। वी वर एक्चुअली हम इंदिरा गांधी के एरा की बात कर रहे थे और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द फर्दर अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि हुआ एंड दैट वाज द 1971 बांग्लादेश क्राइसिस। सो ये जो 1971 बांग्लादेश क्राइसिस है, इससे पहले थोड़ा सा हमें पाकिस्तान को उस दौर के समझना होगा। नो डाउट पाकिस्तान का जिस तरीके से क्रिएशन हुआ था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, बट दैट रिलीजियस ग्राउंड्स वाज insufficient in a manner कि वो ईस्ट पाकिस्तान which was Bangladesh later on which became Bangladesh और वेस्ट पाकिस्तान को एक साथ होल्ड करके रखता। Soon it was seen, if you see the political history of Pakistan, that ये जो पावर का जितना कंसंट्रेशन था या जो कुछ भी पॉलिटिकल पावर की अगर हम बात करें तो इट ऑल गॉट कंसंट्रेटेड इन द वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। जिन्ना ने एक बड़ा स्टेप लिया 1948 में और उर्दू को फेडरल लैंग्वेज डिक्लेयर किया पाकिस्तान की। ये जो बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसको ये लगा कि नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सप्रेस आवर कल्चर और these Bangla Muslims or the people who were belonging to East Pakistan, they were मतलब उनका ना प्रॉपर मिलिट्री में रिप्रेजेंटेशन था, ना गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था, और जो बजट एलोकेशंस होते थे ईस्ट पाकिस्तान के लिए वो भी नाकाफ़ी होते थे एज कंपेयर टू द वेस्ट पाकिस्तान। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब पाकिस्तान में एक डिमांड उठी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से and that demand for greater autonomy was led by Sheikh Mujibur Rahman or he actually formed an Awami party and पाकिस्तान जो था उस टाइम पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप एज यूजुअल, हर कुछ साल में वहाँ पे फौजी तानाशाह जो है वहाँ के बैठ जाते थे। तो उस वक्त पे जनरल याहिया खान थे और वेरी हैवीली ये 1970 से पहले जो अवामी पार्टी और जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड थी उसको सप्रेस किया गया। 1970 में इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में और उन इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी जो है वो विक्टोरियस होती है और शेख मुजीबुर रहमान वाज प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट। अभी मतलब ही वाज सपोज्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जनरल याहिया खान ने मिलिट्री डिक्टेटर थे क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1970 के इलेक्शन को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मान ही नहीं रहे कि इलेक्शन होने, और जो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट थे शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया। इसके अगेंस्ट में जो अवामी पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, उसने क्या किया, मार्च 1971 में से पहले मींस उनके अरेस्ट के बाद एक लार्जर स्केल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान में शुरू किया ईस्ट पाकिस्तान में, एंड देयर होल टारगेट वाज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो रिस्टोर करे जाए। मार्च 1971 पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट एक उन्होंने शुरू किया विच वाज इन ईस्ट पाकिस्तान, और अगले 6 महीने तक आर्मी ने लार्ज स्केल जो है वो नरसंहार किया, स्लॉटर किया, कत्लेआम किया, लोगों का गांव जला दिए, जो भी आप हीनियस क्राइम्स सोच सकते हैं वो सारे कुछ पाकिस्तानी आर्मी ने किए। और उनका जो मेन टारगेट था वो जो बांग्ला नेशनलिस्ट थे, स्टूडेंट्स थे, इंटेलिजेंसिया थी, जो आम पर्सनल जो कि बांग्ला ओरिजिन के थे उनको भी टारगेट किया।
and this was a genocide. This was a pure genocide. कहते हैं कि उस दौर में जो पाकिस्तानी आर्मी ने जुल्म किया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे, इट एक्चुअली क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. अब इसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ा? दिस वॉज द टाइम जब एक लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, मास माइग्रेशन होता है ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ. लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कुछ लोग आते हैं रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करते हैं, एंड कुछ आवामी लीडर्स भी थे जो एनी हाउ समहाउ दे मैनेज टू कम टू कैलकाटा. और तब उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बनाई. इट वाज अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, एंड they also organized Mukti Bahani. They also organized, that means the Liberation Army, and they started that war of independence. No doubt refugee crisis हम फेस कर ही रहे थे, and there was a the sympathies जो भारत के लोगों ने उस वक्त बांग्लादेश के लोगों के, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की तरफ दिखाई. there was a popular demand कि किसी भी तरीके से इस जो सप्रेशन है, ये जो भी ये हो रहा है, इंडिया शुड टेक क्विक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान. अब यहाँ पे एक बड़ा डिलेमा आता है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने, एंड शी एक्चुअली एक्टेड करेजियसली. मतलब the courage that she had shown at that point was immense. First of all, अगर एक तो ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान एज यूजुअल जो प्रोपेगेंडा चला रहा था इंटरनेशनल मीडिया में कि ये इंडिया जो है ये मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रहा है, एंड इंडिया इज एक्चुअली बिहाइंड दिस ईस्ट बंगाल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन कॉन्स्पिरेसी है. सो हमें इस तरीके से एक्ट करना था कि ये वाला जो इल्ज़ाम है ये कहीं मतलब कहीं ये जो है ये चीज़ एक्शन मतलब ये रियलिटी में ना समझ में आने लगे लोगों को. और दूसरी तरफ हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी बताना था कि यस वी आर फेसिंग एन अनबियरेबल बर्डन ऑफ द रेफ्यूजीज. मुक्ति वाहिनी को स्ट्रेंथन करना था बिफोर इट कुड कॉन्फ्रंट द पाकिस्तानी फोर्सेस इन द रेगुलर वॉरफेयर. और मिलिट्री एक्शन मिलिट्री एक्शन वॉज टू बी स्विफ्ट. जनरल मानिक शॉ जो थे, फील्ड मार्शल मानिक शॉ जो थे, वो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. वॉर वॉज इनएविटेबल, ये सबको समझ में आ गया था, हिंदुस्तान को भी समझ में आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में आ गया था. बट बाय दिस टाइम कोल्ड वॉर जो था वो जारी था, और इंडिया वॉज नॉट हैविंग good relations with either with US, क्योंकि मिसेस गांधी the way she treated US earlier, और चाइना के साथ हम ऑलरेडी वॉर में थे. तो और ये पता था कि जैसे ही हम जो है पाकिस्तान के साथ वॉर में जाएंगे ये कहीं ना कहीं US चाइना इंटरवेंशन होगा. सो immediately Mrs. Gandhi, without any delay, she signed an Indo-Soviet Treaty of Peace, friendship and cooperation. And this was a 20-year treaty signed in 1971. लेकिन नवंबर 90 हमने, क्योंकि हमें पता था यूएसए जो है या चाइना जो है एक्ट कर सकता है, तो हमने इमीडिएटली क्या किया, सोवियत के साथ ये एक पीस ट्रीटी साइन कर ली. नवंबर 1971 में the estimated number of refugees that actually crossed border was 10 million. 1 करोड़ से ऊपर लोग जो है बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे. नाउ वी हैव नो ऑप्शन, क्योंकि वो हमें उन्हें फीड भी करना था. इट वाज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन आवर इकोनॉमी, एंड नो डाउट बोथ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ अ कंट्री वर अंडर बॉर्डर्स जो थी वहाँ पे टेंशन तो था ही. एंड ऑन 3 दिसंबर 1971 फाइनली जो वॉर है वो शुरू होता है. एंड टू सरप्राइज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है वो सरप्राइज मिलिट्री अटैक्स फाइन किए वेस्टर्न की तरफ, राजस्थान वाले बॉर्डर पे. एंड
इमीडिएटली इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बांग्लादेश को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया. um, this was all, US wanted to intervene, लेकिन because of our peace treaty which was signed, सोवियत जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ उसने वीटो यूज करके एनी हाउ यूएस इंटरवेंशन को रोका. 13 दिसंबर 1971 को जनरल मानिक शॉ ने ही सराउंडेड ढाका, और जो पाकिस्तानी फोर्सेस they were forced to surrender on 16th December 1971. India announced a unilateral ceasefire on the Western Front. मुजीबुर रहमान रिलीज होते हैं, and on 12th January, Sheikh Mujibur Rahman established a democratic government in Bangladesh. Now, how this, a swift action of Mrs. Gandhi actually दुनिया का नक्शा बदला, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, and because of this her popularity shot up like anything. This was the time when she was at the peak of her power, and now we actually staged ourselves as a world power, as a military power on the world stage. And this actually was, if you will see the philosophy here, that this formation of Bangladesh was a blow to the two nation theory, जो religious grounds पे थी, of which had been the basis of India's partition. And this was a great event in the world history कि एक मुल्क के दो टुकड़े कर देना, और इसी का इम्पैक्ट होता है that in June 1972, the Shimla Declaration was signed, and between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto, और ये शिमला में मिलते हैं, and this was signed, and India returned the Pakistani टेरिटरीज जो भी हमने ऑक्यूपाई की थी. हमने बोला ठीक है वापस ले जाओ, बट हमने कुछ स्ट्रैटेजिक पोजीशंस जो है वो वापस नहीं की. एंड पाकिस्तान ने ये साइन किया कि इट इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट एलओसी. एंड एक और चीज़ इसमें तय हुई कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल सेटल देयर डिस्प्यूट्स विदाउट एनी आउटसाइड मीडिएशन. जो भी हमने वॉर, इंडिया एक्चुअली फोर्स्ड पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ नेशन, और अगस्त 1973 में करीब एक साल बाद जो है पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया एज अ नेशन. सो दिस वाज द बांग्लादेश क्राइसिस एंड द सब्सिक्वेंट शिमला डिक्लेरेशन. लेकिन अभी यहाँ पे जो है ना कंट्री में अनरेस्ट ऐसे था कि 1973 के बाद again situations, if you see from the political point of view, जो situations थी started to turn against Indira Gandhi, and a main reason for that, जिसने situations को change की, it was the JP movement. Now हुआ क्या, 1969 में जब इलेक्शंस हुए थे, तब एक नारा जो सिंडिकेट था उसने, जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ और जो अपोजिंग कांग्रेस पार्टी थी, उसने एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ. इंदिरा गांधी ने कहा, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ. सो गरीबी हटाओ became the chief slogan of 1971 elections. और लेकिन still there was unemployment, poverty and recession, और ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि वॉर हो गया और सारी चीज़ें थी, इन सारे फैक्टर्स को आप देखोगे, इलीगल इमिग्रेशन ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया, वॉर, देयर वाज अ हैवी बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी. आफ्टर वॉर की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो है बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान really very sorry. So US sanctions were
imposed और इन सब से दिल नहीं भरा तो oil prices भी बढ़ गए. So there were many factors which actually culminated, which resulted in low industrial growth, higher rate of unemployment, and again एक और मतलब उसे कहते हैं ना करेले पे नीम चढ़ा, वो ये हुआ कि 1972-73 ये 2 सालों का मानसून फेल. सो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ गए, शॉर्टेज हो गया, and government had to froze the salary of its employees, uh, and by this time actually corruption was very heavily penetrated inside the system. There was a heavy penetration of corruption in the system. इस दौरान क्या होता है, there were two major movements. One was in Gujarat, another was in Bihar. January 1974, अभी इमरजेंसी नहीं लगी. जनवरी 1974 में क्या होता है कि the Gujarat students in Gujarat they launched a protest against the rising prices and corruption. So यहाँ पे students का एक protest शुरू होता है which was against price rise and corruption. Because largely Congress was ruling this, so this protest was soon joined by opposition party और उन्होंने मांग की कि there should be president's rule in Gujarat. And they actually, after President rule's demand was rejected, they demanded for presidents for fresh election. मोरारजी देसाई जो तो काफी वक्त से इंदिरा गांधी के राइवल थे, उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाया एंड he said that अगर ये demands fulfill नहीं हुई तो I am going on an indefinite hunger strike. I am going on an indefinite hunger strike. So जून 1974 में इलेक्शंस होते हैं एंड कांग्रेस लॉस्ट द मैंडेट. इसी का इम्पैक्ट हमें दिखता है मार्च 1974 में बिहार में. स्टूडेंट्स इन बिहार दे आल्सो एजिटेटेड अगेंस्ट द मिसरूल एंड द करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार. ये मूवमेंट शुरू होता है क्यों? बिकॉज दे वर अगेंस्ट द मिसरूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार. आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद वो क्या करते हैं कि वो एक वेटरन गांधीयन सोशलिस्ट, बेसिकली वो उस वक्त तक एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे और वो इनवाइट करते हैं जयप्रकाश नारायण को, पॉपुलरली नोन एज जेपी. जेपी ने कहा कि ठीक है, मैं इस मूवमेंट का साथ देने को तैयार हूं, और उनका लेकिन 2 शर्तें थी. पहली चीज, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा, हम गांधी जी के आदर्शों पे चलेंगे, और ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, हम इसको पूरे देश में लेके जाएंगे. एंड विद इन नो टाइम दैट होल मूवमेंट, एक तो वो उनके नाम से जाना जाने लगा, विच वॉज बेसिकली स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बिहार, और ये जेपी मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया. एंड what were the demands? Obviously this corruption, and when people saw such a rising against the government, people from all walks of life, they started to उन्होंने इस movement का हिस्सा बने. And the initially the movement which was against the government of Bihar, जब उसने national character opt किया, so it turned to be a movement largely against Congress, and particularly against Indira Gandhi, who was प्रोजेक्टेड इन सच अ मैनर कि हिंदुस्तान के सारे करप्शन की जड़ें जो है वो वहीं से आती हैं. एंड इट वाज क्लेम्ड दैट इंदिरा गांधी ने सोवियत की मदद से, सोवियत यूनियन की मदद से एक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल क्रिएट कर दिया है देश में, और सारी जो भी पावर है इट इज ऑल कंसंट्रेटेड इन हर ओन हैंड्स. एंड हेंस जेपी कॉल्ड फॉर total revolution. JP called for total revolution. Sampurna Kranti means social, economic, political, in order to establish what he considered as true democracy. But Bihar government, however, refused to resign.
जेपी मूवमेंट के पैरेलल एक छोटा सा एक not छोटा सा एक्चुअली एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ इन मई 1974. रेलवेज sorry, railwaymen, they went on an all India strike under the leadership of George Fernandez. He called for a nationwide strike by railway employees और उनकी डिमांड थी बोनस सर्विस कंडीशन सारी चीज़ें चेंज होनी थी. सो जेपी मूवमेंट चल रहा था, गुजरात में अलग मूवमेंट चल रहा था. गुजरात में एक्चुअली सरकार ही चेंज हो रही थी, इलेक्शंस चल रहे थे. इस बीच रेलवे की स्ट्राइक होती है एंड दिस एक्चुअली पैरालाइज्ड द होल कंट्री. और मई 1974 में सारे रेलवेज में जब मतलब रेलवे एम्प्लॉयज की जब कोई भी डिमांड नहीं मानी जाती है तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं. एंड workers right and everything things actually started, um, you know everything was like against went against मिसेस गांधी. लेकिन ये जेपी मूवमेंट बड़ा सिग्निफिकेंट था अगर आप समझे तो. उस दौर, आज के दौर के एक्चुअली वेटरन लीडर्स अब तो खैर रिटायर्ड लीडर्स हो चुके हैं कहा जाए तो, बट वो उस मूवमेंट ने लीडर्स दिए, स्टूडेंट लीडर्स जो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, चीफ मिनिस्टर्स बने, होम मिनिस्टर्स बने, रेलवे मिनिस्टर्स बने बात की सरकारों में. दिस वॉज नॉट इनफ. अगर आप कंट्री के पॉलिटिकल सिनारियो को समझें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये तो चल ही रहा था. साइड बाय साइड क्या हो रहा था कि शी हैड मिसेस गांधी हैड अ टसल विद जुडिशरी. हाउ? एक्चुअली 1973 में तीन जजेस, एक्चुअली जो कोलेजियम सिस्टम है आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन जनरल द प्रैक्टिसेस की जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ही इज डेजिग्नेटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस. लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को, क्योंकि कन्वेंशन था, कोई रिटन रूल नहीं था, इसको सेट असाइड किया और 1973 में एन रे को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, जबकि उनसे ऊपर तीन सीनियर जजेस और थे. जो तीन जजेस थे एक्चुअली इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूलिंग्स दी थी. एंड द ऑपोजिशन, ऑब्वियसली दिस क्रिएटेड होल थिंग. और एक और चीज हुई, 1975 में जेपी मूवमेंट चल रहा था. 12th जून 1975 को there was a very famous case, Raj Narayan versus Indira Gandhi. एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस था कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शंस में करप्ट कैंपेन प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स का यूज़ किया है. और इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, इट वाज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और शी वाज फाउंड गिल्टी एंड हर इलेक्शन वाज, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया बाय अ हाई कोर्ट. This was the strength of democracy. This is what the real democracy is. कि the judiciary is completely independent of the executive and the legislature. Though इंदिरा गांधी को जो है वो रिजाइन करने की बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा, but she refused to resign because she challenged the decision in Supreme Court, which was supposed to be heard on 14th July. मीन्स इस केस की जो अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट में थी. इस अपॉर्चुनिटी, अब मतलब थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल गया, इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए जो जेपी थे और जो दूसरे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने कहा कि ऑन 29th जून 1975 we are going to start a week-long nationwide civil disobedience movement in demanding Indira Gandhi's resignation. और ये जो मूवमेंट होगा ये एक हफ्ते बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस के, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के घेराव के साथ हम खत्म करेंगे. लेकिन मिसेस गांधी वाज समथिंग एल्स, शी हैड समथिंग एल्स इन हर प्लान.
25th June 1975. Mrs. Gandhi recommended imposition of emergency to the president of that time, Fakhruddin Ali Ahmad, and he immediately signed the proclamation of emergency. आधी रात के बाद देश के सारे अखबार और जितने भी न्यूज़ चैनल प्रिंटिंग प्रेस थे सबकी बिजली काट दी जाती है. अगली सुबह मेजॉरिटी ऑफ द अपोजिशन लीडर्स और वर्कर्स जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. सुबह 6 बजे, मतलब 26 जून को सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग होती है और वहाँ कैबिनेट को तब पता चलता है एंड कि देश में इमरजेंसी लग गई है. और उसके बाद उसी दिन जो है मिसेस गांधी ऑल इंडिया रेडियो पे शी हैड एन एड्रेस टू द नेशन और देयर शी एक्चुअली ट्राइड टू justify the emergency proclaimed by it. Now, what happened in emergency, like 42nd constitutional amendment, that saw the rise of Sanjay Gandhi, the slum clearance, forced sterilization. These all stories. But what happened to the JP movement? Now, because of this emergency, that JP movement came to an abrupt end. Emergency was there for 19 months, and majority of the leaders like Morarji Desai, JP Narayan, Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee, they all were arrested under the very infamous act which was known as MISA, that is Maintenance of Internal Security Act. Even within Congress, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हो गई. Organizations like RSS, Jamaat Islami, they all were banned. Preventive detention was used extensively. हेबियस कॉर्पस के ऊपर काफ़ी कुछ इशू हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन बड़ा एक अजीबोगरीब डिसीजन दिया इस दौर में और उसने कहा कि नहीं, when all fundamental rights are suppressed, that government could take away citizens, and during this proclamation of emergency, government can take away the citizens' right to life and liberty. So this was the emergency. If you see the larger perspective कि emergency में क्या हुआ, that's all. January 1977 में इंदिरा गांधी ने कहा कि there will be fresh general elections in March, or obviously as a result expected, Indira Gandhi was lost. She lost badly. लेकिन बहुत बड़ा impact था ना. What lessons we have learned from this emergency, the lessons that we have learned from this emergency. For example, emergency ने हमें क्या सिखाया? emergency ने हमें सिखाया सबसे पहली चीज, just a moment please. emergency ने हमें क्या सिखाया? Significance, I'm sorry. So this emergency taught us the importance of civil liberties. क्योंकि देखो, जब तक भूख नहीं लगती ना, तब खाने की अहमियत नहीं पता चलती है. तो अब तक हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल लिबर्टीज जो है वो कर्टेल कर दी गई. तो हमें हिंदुस्तान के लोगों को पता चला कि नहीं, ये कुछ इम्पोर्टेंट है सिविल लिबर्टीज. दूसरी चीज, इट ब्रॉट इन लाइट द एम्बिग्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली विच वर रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजन. क्योंकि वहाँ पे जब इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 की अगर बात करें तो वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था. There was, and later on this internal disturbance was replaced with armed rebellion. And
This actually realized that what was our value, what was our commitment towards the India's commitment towards the democratic values. uh, एंड 1977 में जब इलेक्शंस हुए ना, तो जो रेफरेंडम या इमरजेंसी के ऊपर जो लोगों का वो था, वो क्लियरली विजिबल था व्हेन कांग्रेस लॉस्ट बैडली. So then the Janata government was formed, and जनता गवर्नमेंट ने 43rd और 44th अमेंडमेंट के जरिए काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवर्ट करी, रिवर्स करी, जो कि 42nd अमेंडमेंट में, एज यू ऑल नो, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जनता गवर्नमेंट में ऑल्दो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन ऑन 1st January 1979 they appointed a Mandal Commission. They appointed the Mandal Commission, also known as the Socially and Educationally Backward Classes Commission, to identify the socially and educationally backward classes of India, and to consider the question of reservation for people to redress caste discrimination. इसको अभी ज़रा सा साइड में रख दीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये मंडल कमीशन अभी ये आगे चल के आएगा. सो देन अगेन 1979 में दोबारा मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, 1980 में, सॉरी, और इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर विद 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि ये मोरारजी देसाई थे, फिर चौधरी चरण सिंह थे. सो दीज coalition politics थी, and it was unable to contain the issue, and जनता पार्टी बनती है, उसमें स्प्लिट हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन पीपल अगेन सेड दैट नहीं, वही ठीक था एटलीस्ट. सो अगेन द मैंडेट ऑफ द पीपल वाज इन सपोर्ट. बट the major event that occurred in this tenure of Indira Gandhi, that is from 1980 to 84, was the Punjab crisis. अगर आप पंजाब को समझें, सो अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें पंजाब का, if you take the historical context of what happened in Punjab at that point of time, so there was a strong mobilization. I'll take you back to the British times, somewhere I'm talking 19th century, और वहाँ पे there was the socio-economic development in Punjab, especially during the British times, established their role in the state and emergence of a new middle class among Sikh. ये जो एक मतलब ब्रिटिश इंटरवेंशन के बाद there was a emergence of a middle class in Punjab, and later on these class initiated reforms movements among Sikh. जो educated middle class है, इसने सिखों में जो है reformation की बात की, and they began to assert that Sikhism was separate from Hinduism. और 1873 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट शुरू होता है, and it was known as सिंह सभा मूवमेंट. इसके दो ऑब्जेक्टिव थे. पहला कि to bring Sikh community to the enlightenment, the benefits of Western enlightenment through modern education, and to oppose the activities of Christian missionaries, Brahmo Samaj, Arya Samaj, Ahmadiyya movement, and so on. मतलब दोनों चीज़ों को वो करना था. And the process of redefining the religious boundaries for Sikh in some important social movements, और ये सब कुछ culminate होके आते हैं what we know as
from 1920 to 25, it is known as Gurudwara Reform Movement, or popularly known as the Akali Movement. So again, ये सिंह सभा से ही निकला था, and Sikh demanded that जितने भी historical गुरुद्वाराज हैं सिखों के, they were brought under the control of SGPC, that is Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee. So and because of this and during this movement, so this is Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, और यहीं पे शिरोमणि अकाली दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी भी इमर्ज होती है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है? There was a massive unrest in Punjab क्योंकि पाकिस्तान बन चुका है, and there was this unrest gave rise to the Khalistan movement which continued, मतलब again and again आता जाता रहा, but it rapidly escalated in 1970s and 80s, जिसको हम in general जो है वो पंजाब क्राइसिस जब हम कहते हैं। अगर आप अनडिवाइडेड पंजाब की देखें, मतलब ब्रिटिश इंडिया के पंजाब को अगर आप समझें कि ओवरऑल उसमें जो पाकिस्तान का पंजाब है और जो हिंदुस्तान का पंजाब है, उसमें सिख पॉपुलेशन जो है वाज हार्डली 15%। लेकिन जब पार्टीशन के टाइम बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज माइग्रेशन, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि सिखों की पॉपुलेशन इंडिया वाले पंजाब में 55% से ऊपर हो जाती है। अब दिस रेज टू द डिमांड ऑफ अ सिख मेजॉरिटी स्टेट, और ये बहुत सारे इसमें आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आता है 1973 में, दैट स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म, बट people misinterpreted it as the demand for separate Sikh nation. One of the major objective जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का था कि preservation and keeping alive the concept of distinct and sovereign identity of पंथ and building up of appropriate conditions. So मतलब यहाँ पे एक पॉलिटिकल और रिलीजियस इस तरीके का मूवमेंट चल रहा था। इंदिरा गांधी she was like she did not like that आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। उनको लगा कि ये देश से अलग होने का कोई डॉक्यूमेंट है, एंड शी रिजेक्टेड दैट, एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड सस्पेक्टिंग द अकालीज रिगार्डिंग दिस। अब 1977 में जब इमरजेंसी हटती है तो इलेक्शंस होते हैं, अकालीज केम टू पावर इन पंजाब, and they later on came up, Amritsar to be designated as holy city. 1978 April May there was a mass convention held at Amritsar by the Nirankari, and Nirankaris were who considered themselves as Sikh, but they are believed, but they believed in a living guru. So they were sectarian division tha. The opposition to this Nirankari convention was, so obviously जो ऑर्थोडॉक्स या जो सिख थे, क्योंकि वो कहने लगे कि they were opposing this Nirankaris, and इन सब को जो लीड कर रहे थे was जनरल सिंह भिंद्रेवाले, and he actually propagated this things in this manner कि in spite of Akalis being in power, होली सिटी में इस तरीके का जो है एक ऑर्गेनाइज निरंकारीज जो है वो इस तरीके का कन्वेंशन होली सिटी में अमृतसर में कर रहे हैं। It is widely believed, and in few of the books also I have read this कि actually Bhindrewale was created, that trust and that the heroics of Bhindrewale was built by Sanjay Gandhi
son of Indira Gandhi, to counter Akali Dal. And immense power de di gayi. There are certain evidences that he visited Sanjay Gandhi. We'll not fall into that. So there was a demand for the separate Khalistan state, and April 1983. I'm not jumping into all those stories. Uh, April 1983 में जो there was a very high ranking Sikh policeman, he was killed. And now बहुत सारे ऐसे militant और इस तरीके के violent events होने लगे during this time period. And Bhindranwale police was searching for him, the forces, agencies were searching for him. Bhindranwale took refuge at the Akal Takht, imposing, in Harmandir Sahib. And later on, Shubek Singh was a former major general in the Indian Army, और वो बाद में जो है they started fortifying the Akal Takht and the Golden Temple. And to counter this, in June 1984, Operation Blue Star. Operation Blue Star was launched. No, actually, everyone failed to convince Bhindranwale to leave the temple, and that militants has to be flushed out. Prime Minister reached this, that these militants has to be flushed out, and Major General R.S. Brar was asked to lead the operation, which was named as Operation Blue Star. It was said that the operation will be finished in 48 hours, if possible. No damage to Golden Temple, and with minimum loss of life. And 3rd June 1984 को ये operation शुरू होता है. And by the night of 6 June 1984, Bhindranwale and most of his associates were killed during the operation. There are various estimates that 5,500 लोग मारे गए. Impact दिखता है 31st October same year, when Indira Gandhi, she was assassinated by her own bodyguards because they were sick, and then this triggered anti-Sikh riots throughout the country. It is said that more than 2,000, official figure is way more than official figure says more than 2,000 Sikhs were killed in Delhi alone, लेकिन figure इससे ज़्यादा है. And after this assassination of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India, the next Prime Minister of India, and that is going to be the topic of our next lecture, where we will be talking about Rajiv Gandhi and Narasimha Rao. So we'll be talking about two and the subsequent in between. We'll be talking about Mandal Commission also. So largely we will be talking here about the technological reforms in the next lecture that were held in the country, then about the Mandal Commission and LPG reforms and I think after that one more lecture where we'll be discussing whatever happened in past 20 years. So that's it for now. I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Thank you so much.